सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी 3-4 दिन पहले पूरे देश में और राज्य सरकारों के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी और अनेक संगठनों के द्वारा आपने देखा होगा माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी। 3 जनवरी 2025 उनकी जयंती मनाई गई थी। तो ये एक ऐसा देखने को मिला, एक इस तरह का अवसर था कि जब ये बड़े आश्चर्य की बात थी हमारे लिए कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाने के लिए एक तरीके से बहुत सारे लोगों में होड़ जैसी लगी हुई थी। राज्य सरकार के द्वारा भी मनाई गई, केंद्र सरकार के द्वारा भी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और जिसको कहना चाहिए समाजवादी पार्टी की लोगों ने भी मनाई, कांग्रेस के लोगों ने भी बनाई। तो ये ऐसा आपने भी ये देखा होगा कि ये पहली बार इस तरह का देखने को मिला कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फुले, उनकी जयंती मनाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साह दूसरी पार्टियों ने दिखाया। तो आज हम ये आप लोगों से जो बात करना चाहते हैं उसमें हमारे पास जो द ऑप्रेस्ड इंडियन है, और ये ऑप्रेस्ड इंडियन का जैसे कि हम पहले आपको बताते रहे हैं कि ये मानवर कांशीराम साहब का एक ऐसा पैदा किया हुआ इतिहास है जिसको कि पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने कभी इसको सामने लाना जरूरी नहीं समझा। और सामने लाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको जो है हर संभव को ये कोशिश की गई कि इसको कैसे दबाया जाए। पिछड़े वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी तो अब हम क्या बात करें। अब हम ये भी, हमारा समाज काफ़ी हद तक जान गया है, इसको भी हमने बार बार पहले भी बताया है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को भी, उनके इतिहास को भी अनेकों तरीके से दबाने की कोशिश वो पहले की रही सरकारों के द्वारा की गई थी। तो ये ऐसा अवसर क्यों आया कि अब इनको महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती हो या माता सावित्रीबाई फुले की जयंती हो, इसको ये लोग मनाने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो ऐसा केवल और केवल जो पिछड़े वर्ग के हमारे समाज के लोग हैं उनमें आई हुई जागृति का ये परिणाम है कि उनको आज इग्नोर करने की, उनकी उपेक्षा करने की कोई भी सरकार जहमत नहीं उठा सकती। पिछड़े वर्ग की इतनी बड़ी संख्या है, इतनी ज़्यादा जागृति पैदा हो चुकी है कि कोई भी सरकार उनको इग्नोर करने का जोखिम नहीं उठा सकती। भले ही उनको कई तरीके से भ्रमित करने का आज भी काम तो चल ही रहा है, लेकिन ये जागृति जो पैदा की गई, इसके पीछे केवल और केवल ये जो कार्य किया गया, इसमें जो बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब का ही योगदान है। मानवर कांशीराम साहब के द्वारा ही उस इतिहास को खंगाला गया कि किन लोगों ने, चाहे वो पिछड़े वर्ग के समाज के रहे हों या दलित समाज के रहे हों, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया इस समाज व्यवस्था के विरोध में, उन लोगों को सामने लाने का काम मानवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया। और उसी क्रम में आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे
ये हमारे पास एक मैगजीन है द ऑप्रेस्ड इंडियन, और ये मैगजीन है सितंबर 1981 की, जिसका मैं फ़ोटो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये सितंबर 1981 की मैगजीन है। इसमें जो कवर स्टोरी छापी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कवर स्टोरी है, ये कवर स्टोरी में महात्मा ज्योतिबा फूले का फोटो दिया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। तो आज से लगभग, जिसे कहना चाहिए 43 ईयर्स बिफोर, 43 साल पहले ये मैगजीन ये छपी हुई है और उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की स्टोरी छपी हुई है इसमें, और इसमें एडिटोरियल भी है। इसमें कई आर्टिकल हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के संबंधित, और इसमें उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा एडिटोरियल लिखा गया है। तो इससे पहले किसी ने भी, इससे पहले की छोड़ो, इसके बाद भी महात्मा ज्योतिबा फूले या सावित्रीबाई फूले का कोई दूसरी पार्टी, दूसरा संगठन केवल और नाम लेना पसंद नहीं करता था, जानना नहीं चाहता था। न कोई समाजवादी पार्टी, न कोई कांग्रेस, न कोई भाजपा, कोई इनके बारे में चर्चा नहीं करता था। केवल और केवल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय में भी जो बहुजन समाज पार्टी का एक जो लोगो होता है और जो स्टैंडर्ड है, जो चाहे कोई भी छपने का काम हो, उसमें जो महापुरुषों के फोटो छापे जाते हैं, तो उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का आप लोग देखते होंगे। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा न जाते हुए मैं आज केवल चर्चा को यहाँ तक सीमित रखना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा इसको एक खोजबीन करके, रिसर्च करके, जिन महापुरुषों ने सामाजिक क्रांति के लिए, समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष किया, अपनी जिंदगी कुर्बान की, ऐसे लोगों का इतिहास मान्यवर कांशीराम साहब ने खोजने का जो काम किया था, उसी के संबंध में ये, और इसको ये ऑप्रेस्ड इंडियन में आपने देखा कि ये मैगजीन में फ़ोटो एक पूरा कवर स्टोरी है। तो इस कवर स्टोरी के साथ साथ ही इसमें इंग्लिश में एडिटोरियल भी लिखा हुआ है। तो एडिटोरियल जो मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस एडिटोरियल का नाम है कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया। ये जो है कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कल्चरल रिवोल्ट यानी सांस्कृतिक विद्रोह, जिसको कहना चाहिए सांस्कृतिक क्रांति। रिवोल्ट हुआ, सांस्कृतिक क्रांति हुई। कब हुई? जब भारत में ब्रिटिश शासन था, कॉलोनियल इंडिया था। तो कॉलोनियल इंडिया में सांस्कृतिक क्रांति का जो बिगुल फूंकने का काम किया था, वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। तो ये आर्टिकल मैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इंग्लिश का मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, इसका हिंदी हमने किया है, इसका हिंदी कर चुके हैं हम लोग, मैंने खुद किया है इसका हिंदी अनुवाद। तो उसका इंग्लिश के साथ साथ में मैं आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो आर्टिकल है ये इतना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, जो इस समाज को दबाया गया था, सताया गया था, इसके साथ में जो अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा थी, उस अन्याय अत्याचार के बारे में इस आर्टिकल में भी जो लिखा गया है, तो ये इसके बारे में हमें और भी बहुत सी जगह वैसे मिल जाता है, लेकिन ये एक प्रामाणिक ग्रंथ है हमारे पास, एक प्रामाणिक दस्तावेज है द ऑप्रेस्ड इंडियन। तो उसका ये मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा ही लिखा गया, स्वयं मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। तो इसलिए इसका महत्व खुद आप लोगों के सामने उजागर हो जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल मान्यवर कांशीराम साहब ने लिखा। तो ये मैं
बताना चाहता हूँ, जिसमें जो लिखा गया है, कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया इज द टाइटल ऑफ द थीसिस दैट गॉट PhD ऑन द लाइफ एंड मिशन ऑफ महात्मा फुले। यानी कॉलोनियल इंडिया में, ब्रिटिश भारत में, औपनिवेशिक भारत में, कॉलोनियल जब ब्रिटिशों का शासन था, उसमें सांस्कृतिक क्रांति के ऊपर एक थीसिस लिखी गई, एक PhD की गई, और वो PhD महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन और मिशन के ऊपर की गई थी। नॉट नोइंग द डेट ऑफ मंथ ऑफ हिज बर्थ, महात्मा फुले's followers generally remember him most during the month in which he started Satya Sodhak Samaj. As such, we are duty bound to remember him during the month of September 1981. क्योंकि ये जो हम मैगजीन की बात कर रहे हैं, ये जो छपी है, इसकी रिलीवेंसी देखिए आप, ये सितंबर 1981 की मैगजीन है। तो उनका भी जो जन्म है वो सितंबर 1827 में ही माना जाता है। This issue gives glimpses of the cultural revolt initiated and conducted by Mahatma Phule during the later half of the last century when India was ruled by the British. ये जो अंक है द ऑपरेशन इंडियन का, इसमें इस बात की झलक दी गई है इस अंक में कि जब पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जो लेटर हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जब इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। आगे वाला जो पैरा है, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इन civilized British government under the cloak of Brahmanism was exposed by Mahatma Jyotiba Phule in his book entitled गुलामगिरी। यानी ब्रिटिश सरकार जो सभ्य ब्रिटिश सरकार में ब्राह्मणवादी जुए के नीचे सबसे घटिया गुलामी के रूप का खुलासा महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब, कौन सी किताब, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है, जिसका नाम है गुलामगिरी, इस किताब में किया गया है कि किस तरह की व्यवस्था थी उस दौर में, क्या सामाजिक व्यवस्था थी। इस बात का खुलासा महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी जो किताब लिखी गई, गुलामगिरी नाम की जो किताब लिखी गई, उस किताब में यह खुलासा किया गया है। यह महान पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसकी भूमिका अंग्रेजी में लिखी गई थी। इस कार्य की महानता को ध्यान में रखते हुए हम अपने पाठकों के हित में उस लिखी हुई भूमिका को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। महात्मा फूले के परपोते माननीय अनंत बी फूले द्वारा किए गए एक अन्य लेख के अनुवाद को भी इस आशय से दिया जा रहा है कि हमारे पाठकगण उस समय की परिस्थितियों की झलक देख सकें। यानी उस समय की जो हालात थे उसको ज्यों क्या तो बयान करना जरूरी है, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि किन हालातों में ये किताब लिखी गई थी। जब महात्मा फुले ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया था, हमें आशा है कि ये दो लेख हमारे समस्त भारत के पाठकों को महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किए गए तथा चलाए गए सांस्कृतिक क्रांति के आंदोलन की प्रकृति को समझने का पूरा अवसर देंगे। ये जो है, जो फुले का टाइम था, अब जैसे भी लिखा है ना, व्हाट वाज द टाइम ऑफ फुले, क्या था महात्मा फुले के समय पे। व्हाइल एवेल्युएटिंग ए ग्रेट मैन इट इज एसेंशियल टू टेक द नोट ऑफ पीरियड एंड द टाइम व्हेन विच ही वर्कड एंड स्ट्रगल्ड। जब महात्मा फुले ने काम किया और संघर्ष किया, उस समय की परिस्थितियों को हमें जानना जरूरी है। फुले वाज बोर्न इन 1827, जस्ट ए डेकेड आफ्टर द एंड ऑफ द पेशवा रूल। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ था वो
उस समय हुआ था कि जब एक दशक पहले तक, एक दशक, 1827 का जन्म है तो कहना चाहिए कि 1817 के आसपास तक इस देश में पेशवाओं का शासन था। पेशवाओं का शासन खत्म हो चुका था 1817 के आसपास। तो वो पेशवाओं के शासन में क्या हालत थी, पेशवाओं के शासन को जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में आगे लिखा है। पेशवा रूल वाज द रेजिम ऑफ ब्राह्मण्स एंड द हाइट ऑफ इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। इतनी गैर बराबरी और इतना अन्याय था कि उसकी पराकाष्ठा थी अन्याय की और गैर बराबरी की। ड्यूरिंग द पेशवा रूल द आउटकास्ट लाइक द महार, मांग एंड चमार, जो आउटकास्ट थे यानी जो बहिर्जातियां मानी जाती थी, जैसे महार हैं, मांग और चमार, उनको क्या करना पड़ता था? उनको करना पड़ता था टू टाई ए पिचर अराउंड देयर नेक्स टू बी यूज्ड एज स्पिटूम व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स। उनको अपने गले में एक हाड़ी लटकानी पड़ती थी, स्पिटून। उनको अपने गले में एक हाड़ी लटकानी पड़ती थी कि जब वो सड़क पर चलते थे तो अपना थूक उनका सड़क पर न गिरे। इतना ज़्यादा उनके ऊपर पाबंदी थी। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, they had to carry branches of trees tied around their waist to wipe out their footstep while walking। यानी उनको अपनी कमर पर एक झाड़ू भी लटकाना पड़ता था या पेड़ की टहनियाँ बांधनी पड़ती थी, जिससे कि जब वो चलें तो उनके पैरों के निशान मिटते चलें। ये लिखा है इस मैगजीन में, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा। ऑब्रेस्ट इंडियन में मानवर कांशीराम साहब के द्वारा जो लिखा गया, और ये इसमें उन्होंने कहाँ से लिखा है? ये गुलामगिरी में लिखा है खुद महात्मा ज्योतिबा फुले ने, कि पेशवाओं का जब शासन था तो इतना बुरी हालत थी समाज की। The untouchables were allowed to move out of their huts only at mid-noon when the shadows were very short। और जो अछूत थे उनको केवल कब? दोपहरी में निकलने की इजाज़त होती थी। जब सूरज उनके सिर पे होता था ना, तो जो परछाई सबसे छोटी होती है, तब निकलने की इजाज़त अछूतों को होती थी पेशवाओं के शासन में। और इससे आगे क्या लिखा है? इफ दे वर टू मूव आउट इन द मॉर्निंग और इवनिंग, यदि उनको सुबह या शाम अगर उनको जाना की जरूरत कभी पड़ती तो क्या करते थे? दे हैड टू स्ट्राइक ए स्टोन ऑन ए टिन प्लेट मेकिंग द साउंड ठन ठन टू गिव एडवांस इंटीमेशन दैट एन अनटचेबल्स इज कमिंग। यानी अपने साथ एक टीन का बक्सा जिस पर जो है वो पत्थर मारते करके आवाज़ निकालते थे, ये बताने के लिए कि कोई अछूत आ रहा है। और जब आवाज़ सुन करके जो ब्राह्मण्स लोग हैं वो अपने घरों में छुप सकें, उसकी कहीं परछाई न पड़ जाए। सुबह और शाम के समय जब निकलते थे अछूत, तो उनको अपने साथ एक टिन का बक्सा रखना पड़ता था, और टिन के बक्से पर वो इस तरह की आवाज़ निकालते थे ठन ठन की, जिससे कि लोगों को आवाज़ सुन करके वो अपने घरों में घुस जाएं। उनकी परछाई से भी इतना ज़्यादा परहेज था उनको। ये दुर्दशा थी उन लोगों की। वे इतना जो बात लिखी गई है जिसमें ब्राह्मणों को पहले से ही सूचना हो जाए कि कोई अछूत आ रहा है। पेशवाओं के शासन काल में अछूतों के अलावा शूद्रों तथा स्त्रियों की दशा भी अत्यंत दयनीय थी। तो यह उस समय के घोर अंधकार एवं दुर्दिनों की घटना है जो महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन में घटी थी। ये जो हम बात कर रहे हैं, इट वॉज ड्यूरिंग सच ब्लैक एंड बैड टाइम्स दैट एन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ज्योतिबा फूले अकर्ड। He was abused and pushed out of a marriage procession of the Brahmin simply because he happened to be a Shudra। जैसे इसमें पूरा मैं हिंदी इसकी बता रहा हूँ आपको
कि उनको एक ब्राह्मण के यहाँ पर शादी में गए महात्मा ज्योतिबा फूले, और जब क्योंकि उनका दोस्त था जो जिसकी शादी हो रही थी, तो वो पढ़ा लिखा था, तो वो दोस्त था महात्मा ज्योतिबा फूले का, तो उसने जो है उनको शादी में इनवाइट कर लिया महात्मा ज्योतिबा फूले को। तो जब इनवाइट कर लिया उनको शादी में, लेकिन उनके जो दूसरे बड़े बुजुर्ग थे उनको पता चला कि ये तो शूद्र है, ये शादी में कैसे आ गया। तो उसको जो है उन्होंने कह दिया, उन्होंने शोर मचा दिया कि भाई ये शूद्र हमारे ब्राह्मणों की शादी में कैसे घुस आया। महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में, ज्योतिबा फूले आ गए थे शादी में अच्छे खासे कपड़े पहन करके, लेकिन उन्होंने कपड़े की बात न मान करके, केवल क्योंकि उसकी जाति शूद्र थी, माली जाति के थे। महात्मा ज्योतिबा फूले किस जाति के थे? माली जाति के थे, और शूद्र जाति में आती है माली जाति। तो उनको ये गवारा नहीं हुआ उस समय के उनके ब्राह्मण लोगों को, और उन्होंने उसको धक्के मार करके उसको जो है बाहर कह दिया कि तुम जाओ यहां से। ये घटना बहुत बड़ी घटना घटी महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन में। तो उन्होंने इस बात के लिए आगे जो इसमें लिखा है, ये विस्तार से बात हम बाद में करेंगे, बहुत बड़ी घटना हुई थी, लेकिन मैं फिलहाल आपको जो एडिटोरियल तक ही सीमित रख रहा हूँ, बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सिस्टम दैट हैज़ क्रिएटेड सच ग्रेव इनइक्वलिटीज बिटवीन मैन एंड मैन, जिस ऐसी व्यवस्था ने जिसने आदमी और आदमी के बीच में खाई पैदा कर दी है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में महात्मा ज्योतिबा फूले ने चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो बात आप लोग शायद जानते होंगे कि बाद में महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्रांति के माध्यम से सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। इस व्यवस्था को बदलने के लिए फिर महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक तरीके से कसम खा ली कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब उनके जीवन में ये घटना घटी, इतनी बड़ी अपमानजनक घटना घटी, तो उन्होंने ये इरादा कर लिया कि मुझे इसके लिए, इतनी जो मानव में खाई फैलाई गई है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। और इस एक तरीके से ये माना जा सकता है कि महात्मा फूले का जीवन एक धिक्कार या प्रतिघात कहिए, यानी जो मौजूदा व्यवस्था थी उसका उन्होंने धिक्कार किया, प्रतिघात किया, और उसके बाद उन्होंने कि किस तरीके से सुधार क्या किया जा सकता है, इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कार्य किया। तो मुख्य जीवन यही है महात्मा ज्योतिबा फूले का। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि जब 1848 से आगे जब यह घटना घटी, तो फूले ने कि स्वयं को तथा अपने लोगों को शोषण पर आधारित ब्राह्मणी संस्कृति के विरुद्ध तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने शूद्रों तथा अति शूद्रों को इस दमनकारी संस्कृति से लड़ने के लिए एक धुरी को पैदा किया। उन्होंने अछूतों तथा शूद्रों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने जब देखा कि ये कारण है कि अशिक्षा, ये सारा जो इनके साथ में धोखा हुआ है, इनके साथ इनको नीचे दबाया गया है, इसका केवल उन्होंने देखा कि ये इनको अशिक्षित बना के रखा गया है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो महात्मा फूले ने उनको शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, और इसमें उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को सबसे पहले पढ़ाया, और सावित्रीबाई फूले के द्वारा बाकी लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। तो ये जो हम इस प्रकार हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले पहली महिला अध्यापिका थीं। सावित्रीबाई फूले टू इम्पार्ट एजुकेशन टू वुमेन ही प्रिपेयर्ड हिज वाइफ, thus we see Savitribai Phule emerging as the first lady teacher of India when the founder of Women's University महर्षि कर्वे was not even born। जो कहा जाता है कि महर्षि कर्वे जो है महिलाओं के पहले विश्वविद्यालय के जनक हैं, उनका तो तब तक जन्म भी नहीं हुआ था। तो आज हम देखते हैं, आज आपके सामने इस बात की काफ़ी अब तो चर्चा हो गई है कि जो माता सावित्रीबाई फूले को इस देश की पहली महिला अध्यापिका अब तो सबने स्वीकार कर लिया है। अब तो सब मानते हैं
कि माता सावित्रीबाई फूले पहली महिला अध्यापिका थी इस देश की। उसके बाद जो है इसमें जो आगे वाला जो आर्टिकल इसमें पैरा है, ऑन सितंबर 20, 1873 महात्मा फूले स्टार्टेड सत्यशोधक समाज एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट चातुर्वर्ण एंड सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। चातुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणी समाज की जो उच्चता थी, उनकी सुप्रीमेसी थी, उसके विरुद्ध 20 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इट डिस्कार्डेड, और इसके माध्यम से क्या किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना करके क्या किया, इट डिस्कार्डेड आइडल वर्शिप, रेस्ट्रिक्टेड द रिलीजियस सेरेमनीज एंड एलिमिनेटेड द ब्राह्मण्स, द कमीशन एजेंट्स। क्या कहा उनको, कमीशन एजेंट्स। इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग मैरिजेज विदाउट पंडित्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं कि उन्होंने इतना ज्यादा उस समय विद्रोह कर दिया था उस व्यवस्था के खिलाफ में। सत्यशोधक समाज की स्थापना करके महाराष्ट्र में इतना बड़ा उन्होंने जागृति पैदा कर दी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, धार्मिक समारोहों पर पाबंदियां लगा दी तथा बिचौलियापन करने वाले ब्राह्मणों का पर्दाफाश कर दिया। और इतना ही नहीं कि जो शादी ब्याह में पहले पंडित समाज को बुलाया जाता था, तो महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन के कारण बिना पंडितों के ही शादी विवाह करना शुरू कर दिया था। आज का हम दौर समझ सकते हैं कि आज लोग जो है कितना आज के दौर में भी बुलाया जाता है। हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं तो वही बात बता रहा हूँ आपको। मैं अपनी ओर से नहीं इसमें कुछ ऐड कर रहा कि एक आज के वक्त को देखिए और उस समय के वक्त को देखिए कि जब महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी ब्याह शादियों में पंडितों को बुलाना बंद कर दिया था। बिना पंडितों के ही शादी ब्याह उस समय होते थे। इतना आगे कि इसमें जो लिखा है कि महात्मा फूले's all around revolt against the oppressive culture has prompted his biographer to name him as father of India's revolution। जो थीसिस लिखी है उन्होंने उनको, जो बायोग्राफी लिखी है, थीसिस लिखी है, उन्होंने उनको क्या कहा है, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रिवॉल्यूशन, यानी भारत की सामाजिक क्रांति का पितामह। महात्मा ज्योतिबा फूले को इतनी बड़ी संज्ञा दे दी है कि जिस तरीके से उन्होंने उस समय रिवोल्ट किया, जिस तरीके से क्रांति की, उसके कारण महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत की सामाजिक क्रांति के पितामह कहा जाता है। मानवर काशीराम साहब इसके एंड में लिखते हैं कि लेट अस टेक दैट रिवोल्ट टू द लॉजिकल एंड, क्योंकि ये मानवर काशीराम साहब के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा है कि आइए इस विद्रोह को हम एक तार्किक परिणाम की ओर ले जाएं। जो उन्होंने क्रांति की थी, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सामाजिक क्रांति की गई थी, तो उसको अभी बहुत बड़ा कार्य करना बाकी आप मान सकते हैं। उसमें आज भी बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत है। और जो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा कहा गया और जो आंदोलन उस दौर में चलाया गया, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर अपनी ओर से ऐड करना चाहूँगा कि आज के समय में जो हमारा समाज है, और ख़ास तौर से चाहे इसमें पिछड़ा वर्ग का समाज हो या जो माली सैनी समाज में पैदा हुए थे महात्मा ज्योतिबा फूले, तो उनकी पूजा करने से ज़्यादा या उनका गुणगान करने से ज़्यादा उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। जो महात्मा ज्योतिबा फूले चाहते थे, तो आज जो गुलामगिरी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए हमारे पिछड़े समाज को,
सत्यशोधक समाज का अनुकरण करना चाहिए। सत्यशोधक समाज क्यों स्थापित किया गया था, क्या जो जागरूकता है ये पिछड़े समाज में लाना सबके लिए जरूरी है। ये अच्छी बात है कि उनकी जयंती मनाई जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जयंती मनाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई, बड़े पैमाने पर मनाई गई, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, इस बात पे हमें जोर देना चाहिए कि जयंती मनाने के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। पिछड़े वर्ग में इस तरह की जागृति पैदा करने का काम जो जागरूक अपने आप को कहते हैं, उनको पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए जिम्मा लेना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ, जरूरी बातों के साथ आज का ये मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और एक बार फिर आपसे निवेदन कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और इस जो मानवर काशीराम साहब का मिशन और मूवमेंट है, जो प्रामाणिक तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं, ये मैं पक्की बात कहता हूँ कि इतना ऑथेंटिकेटेड और प्रामाणिक जानकारी शायद ही आपको कहीं देखने को, समझने को मिले, क्योंकि ये मानवर काशीराम साहब के द्वारा प्रकाशित मैगजीन के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।